क्या आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स रॉकेट साइंस जैसे लगते हैं, या फिर आप इफ एल्स और फॉर लूप में ही अटके हो, या फिर आप सिर्फ एक फ्रेशर हो और पता नहीं करियर कहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर आपको काम करते हुए 1-2 साल हो चुके हैं और कुछ सालों का एक्सपीरियंस है और आप अपना एक्सपीरियंस अपग्रेड करना चाहते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो या फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस, यहाँ पे सबका फ्यूचर कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम अमजद है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, मगर खुशी इस बात की है कि मैं अपना टोटल आईटी का 6 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। पिछले कुछ सालों में मैंने नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर किए हैं, तो वही इस रियल वर्ल्ड इनसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैंने बहुत सोचा कि इस चैनल पे मेरा पहला वीडियो क्या होना चाहिए। मैं पहले इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दूं या फिर एक ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूं, बट मैंने सोचा कि पहले खुद के इंट्रोडक्शन के साथ साथ उस चीज को कंबाइन कर देते हैं जिस चीज के बारे में आप इस चैनल पे देखने वाले हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ऐसे मैंने डिसाइड किया मेरे वीडियो का फर्स्ट टाइटल जो कि है हाउ टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये देखो आ गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाने वाले। भाई वाइब कोडिंग नाम की एक चीज होती है, देखो तुमको कैसे मैं जनरेट करके दिखाता हूँ पूरा एप्लीकेशन सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से। जनरेट एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन फॉर मी। देखो अभी ये मेरे लिए कैसा काम करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मत करो भाई, कुछ काम की नहीं है, वाइब कोडिंग करो, वाइब कोडिंग। आपको ऐसे बहुत वाइब कोडर्स मिल जाएंगे जो कहेंगे कि इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको तो एआई रिप्लेस करने वाला है। मगर सच बात तो यह है कि एआई एक इंजीनियरिंग के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक उनके लिए टूल है। अगर आपको एआई यूज करना है तो उसके पहले आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा, क्योंकि एआई यूज करोगे तो आप किसके अंदर करोगे, कोई सॉफ्टवेयर में, कोई वेबसाइट में या मोबाइल ऐप में, राइट। तो वो एआई का यूज करने के लिए पहले आपको वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, जो करता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो समझ लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर 100% है और एआई मेरा 0% है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है आंसर? 0। और समझ लो अगर मेरा एआई 100% है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर 0% हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर? 0। तो अब इस दौर में कोई भी अगर मैं एक 0% करूंगा तो आपको 0% ही आउटपुट मिलेगा। अगर इस दौर में आपको 100% आउटपुट चाहिए तो आपको 100% और 100% को मल्टीप्लाई करो तो आपका आउटपुट बनेगा 1000%। तो इस चीज के लिए सबसे पहली प्रीरिक्विजिट है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि आपको करनी ही पड़ेगी। आप चाहे एआई हो, कोई भी दौर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अवॉइड नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पे और समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं और उसमें क्या क्या चीजें सीखनी होती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अब अभी आ गए हैं अपने स्क्रीन पर और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पहले मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एक कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज है, जहाँ पे आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, रैम क्या होती है, उसकी प्रोसेसर क्या होता है, एंड बेसिक चीज़ें तो आपको पता है। ठीक है। उसके बाद जो पहली चीज़ होती है जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पता होनी चाहिए, जो कि है वो इंटरनेट कैसे काम करता है। ओके। अगर आपको समझना है कि इंटरनेट कैसे काम करता है तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि हाउ इंटरनेट वर्क्स एंड उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अभी आप कोई भी एक वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो या कोई भी चीज़ हो, उसको आप जिसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे हम, वो आप फिर वेब पे हो या फिर मोबाइल पे हो या कहीं पे भी हो, तो उसमें दो चीज़ें होती है। एक होती है जो क्लाइंट क्लाइंट अभी सबसे पहले क्लाइंट का मतलब क्या है? जब भी मैं क्लाइंट बोलूँगा उसका मतलब ये होता है कि मेरा एक लोकल मशीन है। लोकल मशीन मतलब मेरा सिंपल एक जो मशीन है जिसका एक्सेस मेरे पास है, उसको हम लोग बोलेंगे क्लाइंट। जैसे समझ लो मेरा अभी जिस कंप्यूटर पे मैं कर रहा हूँ, ये मेरी एक खुद का सिस्टम है, पीसी है, उसको मैं बोलूँगा क्लाइंट। एंड और जब अभी ये समझ लो ये मेरा ब्राउज़र है, राइट। तो ये ब्राउज़र मेरा किस चीज़ के लिए एक्सेस होता है? ये यूज़ होता है मेरी वेबसाइट एक्सेस करने के लिए। वेबसाइट मतलब क्या? कि कोई भी चीज़ जो होस्ट की गई है। ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लाइंट बोल रहा हूँ। इसका मतलब अभी जैसे मैं यहाँ पे अभी एक मैंने वेबसाइट अगर एक्सेस की www.amazon.in, ठीक है। तो अभी होता क्या है, अभी ये जो www.amazon.in मैंने डाला, ये मैंने डाला एक वेबसाइट का एड्रेस, मतलब मैंने कोई एक सर्वर से मेरी साइट रिक्वेस्ट की। तो ये रिक्वेस्ट में ये मेरा क्या हो गया? क्लाइंट। और ये जो amazon.in है, जो कहीं और मशीन रखी हुई है, उसको मैं बोलूँगा वो मेरा
सर्वर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मेरे सामने एक चीज खुल के, वेबसाइट खुल के आ गई। ठीक है, अभी समझते हैं कि क्या हो एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या। तो जब क्लाइंट मतलब जो मेरा ब्राउजर है उसने एक चीज रिक्वेस्ट की, उसने क्या रिक्वेस्ट किया, उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया www.amazon.in। ठीक है, तो ये amazon.in क्या था, ये जो उसने रिक्वेस्ट की ये एक साइट थी, और किसको रिक्वेस्ट की, वो उसने एक सर्वर को रिक्वेस्ट की। ठीक है, अभी ये मान लो इसको मैंने अगर सर्वर बोला, मतलब क्या है, सर्वर का मतलब होता है बेसिकली कि एक मशीन जो कहीं रिमोट लोकेशन पे, कहीं और लोकेशन पे बैठी है और वो मुझे कोई ना कोई चीज सर्व करेगी, इसीलिए उसे कहा जाता है सर्वर। ठीक है, तो अभी मैंने जब क्लाइंट ने www.amazon.in रिक्वेस्ट किया सर्वर को, तो उसने मुझे रिस्पॉन्स में वेबसाइट दे दी। ठीक है, अभी वहां से कुछ तो रिस्पॉन्स आया और वो दिखाने का काम कौन करता है, मेरा ब्राउजर। ऐसे ही सेम चीज आपके मोबाइल में होती है, जैसे ही आप अगर मोबाइल में रिस्पॉन्स, यहाँ पे ये मेरे को रिस्पॉन्स आ गया, वैसे ही सेम चीज अगर मोबाइल से आप अगर एक्सेस करोगे तो मोबाइल में आप क्या करोगे कि कोई मोबाइल ऐप रहेगी, वो इंटरनली कुछ सर्वर को रिक्वेस्ट करती रहेगी और वहां से कुछ रिस्पॉन्स आता रहेगा, वो मोबाइल ऐप आपको दिखाती रहेगी। तो ये बेसिक फंडा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, कि जो भी क्लाइंट आपका मोबाइल हो वो सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे जाएगी और वहां से फिर आपको वापस से कुछ रिस्पॉन्स आएगा और वो क्लाइंट को दिखेगा। तो अभी जो रिस्पॉन्स आ सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे जैसे हम आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या सारी चीजें सीखेंगे तो हमको पता चलेगा। जैसे अभी आपको एक आइडिया आने के लिए बता देता हूँ कि वो रिस्पॉन्स क्या किस किस फॉर्मेट में कर सकता है। वो फॉर्मेट में जो करेगा HTML के फॉर्मेट में कर सकता है। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक वेबसाइट को शो करने के लिए यूज होता है। या तो फिर वो एक्सेल में रिस्पॉन्स करेगा, या तो फिर वो जेसन में रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो रिस्पॉन्स कर सकता है। मगर अभी जब ब्राउजर पे मैं अगर कोई वेबसाइट अगर मैं देख रहा हूं, इसका मतलब है कि उसने, क्लाइंट ने एक मेरे को HTML भेजा है। अभी ये HTML उसने क्या भेजा है ये अगर आपको देखना रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे और वहां पे हम जाएंगे व्यू पेज सोर्स। ठीक है, तो ये पूरा जो कोड उसने सर्वर ने हमको रिस्पॉन्स दिया, ये वो पूरा कोड है। ठीक है, अभी आपको लग रहा रहेगा कि ये क्या है, HTML भाई क्या भेज दिया इसने, तो हमको तो वेबसाइट इतनी अच्छी दिख रही है। बट ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, बेसिकली ये जो दिख रहा है आपको वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि सर्वर ने हमको इतना सारा कोड भेजा है। ठीक है, तो अभी सर्वर ने इसमें क्या क्या भेजा है अभी वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। चाहे वो मोबाइल का फ्रंट एंड हो या और किसी चीज का फ्रंट एंड हो, मोबाइल का, वेबसाइट का, या कोई और डिवाइस पे आप देख रहे हो जैसे आपका आईपैड हो, तो आप हर ब्राउजर पे आपको ये वाला एक दिख जाएगा जहां पे आपको चीजें दिखेंगी। तो ये इसमें अभी हम लोग अगर देख लेंगे तो आपको पहले यहाँ पे जो मिला है ये कुछ दिख रहा रहेगा, डॉक टाइप, HTML वगैरह वगैरह। जैसे मैंने आपको बोला था सर्वर ने रिस्पॉन्स HTML में किया है, तो उसने ये जो रिस्पॉन्स किया है वो HTML में रिस्पॉन्स किया है। ओके, तो ये रहा मेरा HTML का टैग। अब ये स्क्रिप्ट क्या होती है, अभी ये मेटा लिंक स्क्रिप्ट ये सब HTML के टाइप है बीच बीच में। तो अभी हम समझ लेते हैं कि इस फ्रंट एंड को बनाने के लिए मोटा मोटा बेसिक हम लोग को क्या चीज लगती है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया, हमने क्लाइंट सर्वर समझा। अभी हम समझते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, तो अभी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, HTML होता है जो मेरा पेज का लेआउट बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो अभी मेरे समझो ये जो आपको डिजाइन कलर, जैसे ये बीच में सेंटर में दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है बराबर, तो ये चीजें आपको दिख रही है HTML के जो आपको लेआउट दिख रहा है वो HTML के वजह से दिख रहा है। बट जो चीजें आपको यहाँ से सेंटर में दिख रही है, ये बराबर बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है बराबर, तो ये जो चीजें दिख रही है वो चीजें दिखती है CSS के वजह से बराबर। और अगर मैं जहाँ पे यहाँ पे अगर जाके अगर किसी बटन पे क्लिक करूँ, तो जैसे मुझे इसने कोई और पेज पे लाके रख दिया बराबर, जैसे मैं अमेजोन के बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे होम पेज पे लेके जा रहा है। तो ये जो फंक्शनलिटी वर्क हो रही है ये वर्क होती है जावास्क्रिप्ट की वजह से। ठीक है, तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को अगर समझना रहेगा तो HTML से हम बताते हैं कि उसका साचा क्या है, मतलब क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा। CSS से हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं कि कहाँ पे वो जाएगा, कैसे, मतलब उसका कलर क्या दिखेगा, क्या होना चाहिए, क्या स्टाइल में होना चाहिए, कहाँ पे लेआउट होना चाहिए एंड ऑल। और जावास्क्रिप्ट बेसिकली उसका हम लोग बोल सकते हैं ब्रेन है।
ठीक है। अभी ये तो फ्रंट एंड पे वेबसाइट दिखाने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आपने सीख ली, बट सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता। आप जब ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लोगे तो उसके बाद आपको सीखना पड़ता है कोई एक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता, बेसिकली जो ऑलरेडी बनी बनाई चीजें होती है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट में उन लोग एक कोड लिखा हुआ होता है, उसी को हमको सीख के उसी में चीजें डेवलप करनी होती है, ठीक है। तो अभी जब हम एक्चुअली में जब सीखेंगे तो हम अभी फिलहाल इतना जान लो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट नाम की कोई चीज होती है जिससे फ्रंट एंड बनता है, ठीक है। अभी तो हमने समझ लिया कि ये वेबसाइट मुझे अच्छी क्यों दिख रही है, इसमें HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। अभी अगर आप बिगिनर हो, आपने नहीं देखी रहेगी, तो आपको तो ये कोड देख के लगेगा ये क्या ही भेज दिया भाई, क्या ही तबाही है ये, ठीक है। तो फिर अगर आप यही सारी चीजें हम आगे सीखेंगे समझेंगे, ठीक। अभी मैं दूसरी चीज अभी देख लेते हैं कि देखिए बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या कि जिसमें हम कोड करते हैं। अभी समझ लो ये वेबसाइट पे मैंने www.amazon.in डाला, तो बैकएंड सर्वर पे कुछ तो प्रोसेस किया रहेगा सर्वर ने, कुछ तो वहां पे ब्रेन रहा होगा सर्वर पे, ठीक है। तो सर्वर पे हम जो भी हम कोड लिखते हैं उसको बोलते हैं बैकएंड। बैकएंड मतलब जो हमको फ्रंट एंड पे नहीं दिखता, ठीक है। तो और वो कहाँ पे रन होता है, सर्वर पे, और वही डिसाइड करता है कि फ्रंट एंड को क्या भेजना है, क्या डेटा भेजना है, कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। वो सारा होता है। तो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि क्या क्या आ जाते हैं, जैसे बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा आता है, PHP होता है, Node.js है, ठीक है। तो हम लोग बहुत तरीके से बैकएंड में कोड कर सकते हैं। आपका .NET है, ठीक है। तो ये सारी बैकएंड की डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं बैकएंड में कोड लिखने के लिए। और अभी हम लोग बहुत लैंग्वेज सीखेंगे और बहुत लैंग्वेज को एक्सप्लोर करेंगे, कौन सी चीज में क्या है एंड ऑल, ठीक है। तो वो हो गया अपना बैकएंड के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपने को समझ गया बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सर्वर पे, जो कि सर्वर पे रन होता है और हमको फ्रंट एंड पे कुछ तो भेजता है, ठीक है। ये हो गया मेरा बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी दूसरी चीज, आपको ये जो बैकएंड प्रोसेस करेगा, समझ लो, मान लो मैंने यहाँ पे www.amazon.in डाला, ठीक है। तो ये जो सारी मेरे को फ्रंट एंड पे चीजें दिख रही है वो तो ठीक है, बट फ्रंट एंड पे क्या चीजें दिखाना है, अमेजोन के पास क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट नहीं है, कितनी चीजें बिक गई है, ये सारी चीजें कहीं तो स्टोर होती होगी, राइट। तो जो मुझे डेटा दिख रहा है वो डेटा जो स्टोर होता है मेरा सारा, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस मतलब जहां पे मेरा सारा डेटा स्टोर हो रहा है। मतलब मेरा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी डेटा है, तो मेरा सर्वर क्या करता है कि जो भी मेरी डेटा है वो मेरा डेटाबेस में लुक देखता है क्या मेरे पास चीजें अवेलेबल है, और उसके हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो अभी क्लाइंट ने सर्वर को कुछ तो रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने प्रोसेस किया, डेटाबेस में चेक किया प्रोडक्ट, वहां से उसको प्रोडक्ट लुकअप करके उसने वापस सर्वर को भेज दिया, ठीक है। अब डेटाबेस कितने तरह के होते हैं, जैसे एसक्यूएल डेटाबेस है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ये एसक्यूएल क्या है, नो एसक्यूएल क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं। तो अभी के लिए पॉपुलर कुछ डेटाबेसेस के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है, जैसे पोस्टग्रेस हो गया, ठीक है। फिर आपने सुना रहेगा एसक्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस है, मगर जो सारे डेटाबेस का जो बेसिक है, जो रूल है, वो सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी डिफरेंट डेटाबेसेस प्रोवाइड करते हैं, मगर जो बेसिक होता है एक्सेस करने के लिए डेटाबेस के लिए, वो सारे डेटाबेसेस में सेम होता है। सेम टाइप बोल रहा हूं मैं, जैसे एसक्यूएल का कुछ और रूल रहेगा, माई एसक्यूएल का कुछ और रूल रहेगा। तो ये आपको तो पता चल गया कि क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से डेटाबेस, आप स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे फ्लो होता है, क्या चीजें किस लिए यूज होती है, वो आपको समझ गया रहेगा। अभी दूसरी एक चीज होती है कि आप जो कोड लिख रहे हो, ठीक है, कोड तो बहुत सारा होगा। जैसे ये एक सिंपल से पेज के लिए आप देख रहे होगे कितना सारा रिस्पॉन्सिव उसने इतना बड़ा भेज दिया है, तो उसके लिए जो कोड लिखा होगा वो कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक बोलते हैं कि जैसे अगर इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देना रहा, तो आप अपने कभी किसी फाइल्स पे काम किया रहेगा, राइट। वर्ड डॉक्यूमेंट है या फिर और कोई फाइल्स है, राइट। तो जब आप उसमें बार बार रिवीजन करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो आप उसको फाइल के नाम कैसे देते हो। समझो आपने पहले एक फाइल बनाई थी, तो आपको लगा कि उसका काम हो गया, फिर आपने उसको नाम दिया फाइनल, ठीक है। फिर अब बाद में आपने उसको फाइनल बोलने के बाद भी कुछ चेंज आया, फिर आपने उसको नाम दिया सुपर फाइनल, ठीक है। फिर बाद में अरे पता चला नहीं, फिर से कुछ चलना है, फिर आपने उसको नाम दिया सुपर फाइनल,
ठीक है, तो ये आप ये चीज आपने हमेशा रिलेट की रहेगी, ये चीज हमेशा आपने देखी रहेगी कि बार बार फाइल को मेरे को नए नए वर्जन से सेव करना होता है, डिफरेंट 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 तरीके से सेव करना होता है। वैसे ही कोड में तो चेंज आएंगे ही, मेरे को कोड चेंज करना पड़ेगा, तो उसको ट्रैक करना कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो उसके लिए एक चीज है जो हम लोग गिट बोलते हैं उसको, राइट। गिट एक टूल है जो वर्जन कंट्रोल के लिए यूज होता है। जैसे मैंने ये वर्जन बनाया, राइट, तो अभी ये जो मेरा हो गया, पहले समझो ये मेरा पहला वर्जन हो गया था, फिर उसमें कुछ चेंज किया मैंने, ये दूसरा वर्जन हो गया, फिर ये तीसरा वर्जन हो गया। वैसे ही कोड के वर्जन्स मेंटेन करने के लिए मुझे क्या यूज होगा, गिट यूज होगा। तो गिट जो है वो बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होता ही है, क्योंकि आप कोड लिखोगे ही, कोड को चेंज आपको करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब क्या, कि आपने जो कोड लिखा है वो आप टेस्ट करोगे। आप टेस्ट करने के लिए भी कोड लिखते हो, जिसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं, वो भी हम आके देखेंगे। डिबगिंग मतलब समझो आपके कोड में कुछ इश्यू आया है, ठीक है, तो आप उसको डिबग कैसे करना है, आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, वो सारी चीजें आप सीखते हो डिबगिंग में। मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद टेस्टिंग करने के टाइम पे ये सारी चीजें होती है, और ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डिबगिंग अपना हो गया, तो उसके बाद एक चीज आती है, आपने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, कोड तो लिख लिया, आपको समझ गया क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, आपने सर्वर का कोड भी लिख लिया। बट अगर ये मेरे को किसी और को, अगर वो www.amazon.in डाले, उसको अगर मेरे को ये पूरी वेबसाइट देनी है, तो मुझे ये चीज को कहीं पे रखना पड़ेगा सर्वर पे। तो किसी सर्वर पे मेरे को कोड लिखा हुआ है, समझ लो ये मेरा कोड लिखा हुआ है, ये कोड मेरे को अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया तो उसको वो कोड आना चाहिए, राइट। तो ये कोड है, अभी ये कोड को मेरे को सर्वर पे रखना है। तो सर्वर पे रखने के लिए मुझे क्या क्या चीजें जरूरी है, उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब जो मैंने कोड लिखा है उसको मुझे डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय के लिए क्या क्या चीजें होती है, सर्वर कैसे सेटअप करना होता है, उसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, ये सारी प्रोसेसेस को, ऑटोमेट प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं डेवऑप्स। ठीक है, डेवलपमेंट और ऑपरेशन के बीच में जो चीजें हमको करनी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड डेवऑप्स। ठीक है, तो अभी आप जब सीख जाओगे कि चीजों को डिप्लॉय कैसे करते हैं, उसको ऑटोमेट करते हैं, ये डेवऑप्स। तो ये पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सारी चीजों को आपको सीखना पड़ता है। एंड टू एंड चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, सॉफ्टवेयर चीज में अगर आप प्रॉपर कहीं एक फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हो, आप बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हो, आप डेवऑप्स के रिलेटेड भी स्पेसिफिक काम कर सकते हो, आप डेटाबेस के रिलेटेड भी स्पेसिफिक काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही है। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये सारी चीजें मेरे को जरूरी है। अब इसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको एंड टू एंड ये सारी चीजें आनी चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट कुछ लोग क्या होता है, स्टार्टिंग में हमको कुछ फ्रंट एंड में ही काम ज्यादा मिलता है, बैक एंड में ही काम ज्यादा मिलता है, डेटाबेस में ही ज्यादा काम मिलता है, तो हम उसके अंदर वो चीजें ज्यादा सीखते हैं। बट हमको उसी तक लिमिटेड नहीं रहना है, हमको सारी चीजें सीखनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहेंगे, तो हमको कंप्लीट इंजीनियर एंड टू एंड पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा हाई लेवल ओवरव्यू था। मुझे पता है ये काफी डिटेल में नहीं है, ये बहुत एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बनाया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। इसके अलावा और भी चीजें होती है जो हम डिस्कस करेंगे और भी वीडियोस में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द रिलेटेड अपडेट्स, एंड आई विल गेट यू बैक टू यू इन अनदर वीडियो।